नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के वॉर फ्रंट्स की हर छोटी बड़ी खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार वो कौन कौन सी खबरें होने वाली है जिस पर रहेगी आज हमारी नजर। बात हम सबसे पहले अमेरिका और रूस के रिश्तों में आती खटास के बारे में करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या ट्रंप की महत्वाकांक्षा उन्हें यूरोप, यूक्रेन और अब रूस से भी दूर करते जा रही है। हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। यूक्रेन ने इस बीच क्या क्या तैयारियां कर ली है इस युद्ध के मैदान में, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी स्टोरी कौन सी होगी, अब चलिए वो जान लेते हैं। तो विस्फोट में दूसरी बड़ी स्टोरी होगी वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी को लेकर के। हालांकि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर नजर आता है, लेकिन क्या ये क्वेश्चन मार्क हट करके शुरुआत हो जाएगी वर्ल्ड वॉर 3 की, ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका की जो तैयारियां हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो वेनेजुएला के खिलाफ हाल फिलहाल में उठाए गए कदम है, अब वो दूसरे देशों की ओर भी उनका रुख बढ़ते हुए देखा जा रहा है। दुनिया को एक और विश्व युद्ध की आग में वो झोंक सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। और अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने इसके लिए तैयारियां पूरी तरीके से शुरू कर दी है। आज हम आपको बताएंगे अमेरिका की इन्हीं तैयारियों के बारे में। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि चीन कितनी तेजी से अमेरिका का विरोध करने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ खबर यह आई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति चीन का दौरा करेंगे, लेकिन दोनों देशों के बीच में यह तनाव बढ़ रहा है। इसलिए यह सवाल है कि क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है। इसके साथ ही विस्फोट की तीसरी बड़ी स्टोरी कौन सी होगी, अब वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दुनिया भर में नेताओं में तनाव देखने को मिला है। दुनिया के उन नेताओं के बारे में हम बात करेंगे जो अमेरिका की धमकी के बाद से दरअसल टेंशन में आ गए हैं। वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई हुई, फिर राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी भी आई और इन दोनों बातों से दुनिया के कई बड़े नेता तनाव में चले गए हैं। उनकी सेना ने उनकी सुरक्षा तक बढ़ा दी है, उन नेताओं की सुरक्षा तक बढ़ा दी गई है। कुछ नेता तो ऐसे भी है जो दूसरे देश भागने की फिराक में है। अब वो और कौन कौन से राष्ट्र हैं जिनके राष्ट्राध्यक्षों को ट्रंप ने खुली धमकी दे दी, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और चलिए बात विस्फोट की करेंगे। विस्फोट में सबसे पहले हम बात रूस और यूक्रेन की कर रहे हैं, जहां रूस का यूक्रेन पर एक बार फिर से भीषण हमला देखने को मिला है। यह हमला कहां पर हुआ है? यह हमला हुआ है सूमी में। यूक्रेन की पोस्ट पर यह अटैक किया गया है। ज़ेपोरिज़िया में रूस की सेना का अब तक का सबसे बड़ा अटैक यह देखने को मिला है और रूस का मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से यह अटैक देखने को मिला है। रूस और यूक्रेन में युद्ध अभी भी चल रहा है, भीषण हमले भी किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सूमी में यूक्रेन की पोस्ट पर अटैक किया गया है। यह जानकारी हमने आपको कल भी विस्फोट में दी थी कि सूमी पर विस्फोट किया गया, वहां पर यूक्रेन की पोस्ट पर अटैक करके उसे तबाह किया गया। एक बार फिर से वहीं पर अटैक किया गया है और ज़ेपोरिज़िया में रूस की सेना का अब तक का यह बड़ा हमला देखने को मिला है, जो कि रूस का मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, उससे अटैक किया गया है। उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से यहाँ की दशा को बदलते हुए नजर आ रही है। ये पूरी जगह मिट करके खाक हो गई है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पहले कुछ था ही नहीं। लेकिन सच ये है कि यहाँ पर पुलिस चौकियां हुआ करती थी जो पूरी तरीके से अब तबाह हो गई है, क्योंकि यहाँ पर रूस ने हमला किया है। सूमी इलाका कहलाता है ये यूक्रेन का, जहां पर यह अटैक किया गया है। और उसके बाद की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि एक बड़ा नुकसान रूस के मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम ने किया है, जिससे अटैक किया गया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक के बाद ये जो रॉकेट है वो दागे जा रहे हैं। ये मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम कहलाता है, जिससे लगातार आप एक बार में कई सारे अटैक कर सकते हैं, कई सारे रॉकेट दाग सकते हैं। और यही वजह है कि इसकी वजह से ज़ेपोरिज़िया में भी रूस की सेना को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अलावा सूमी में भी यूक्रेन की पोस्ट पर जो अटैक किया गया उसमें भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। और रूस ने यह दावा किया है कि उसने जितनी भी सुरक्षा चौकियां थी, जो भी पुलिस की चौकियां थी, उन्हें नष्ट कर दिया। ये जरा तस्वीर देखिए, ये विस्फोट की तस्वीर देखिए। विस्फोट के बाद किस तरीके से आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पर कभी कुछ हुआ करता था। अब ये दो तस्वीरें देख लीजिए, एक तस्वीर वहां की है सूमी इलाके की जहां पर यूक्रेन की पोस्ट पर अटैक किया गया है, तो दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो रूस का मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जिससे अटैक किया गया है। और उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आई है वो ये बता रही है कि भयानक तबाही का मंजर देखा गया है, क्योंकि मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से इसे लॉन्च किया गया। इसके बाद जो जगह थी वो तबाह हो गई है। ये दो तस्वीरें देखकर के आप अंदाजा लगाइए कि ये युद्ध की जो विभत्सा है वो अभी भी कुछ कम नहीं हो रही है। जिस तरीके से ये युद्ध शुरुआत में फरवरी 2022 में विभत्स था, वो आज भी उसी तरीके से बना हुआ है। यही यहाँ का सच है।
अटैक पर अटैक हो रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और जानकारी आ रही है। अब जानकारी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जानकारी यह है कि यूक्रेन का एक बार फिर से रूस के तेल डिपो पर हमला देखने को मिला है और यही उसकी जो है वो तिकड़म है कि रूस के तेल डिपो पर हमला करो, उसे नष्ट कर दो और उसके बाद उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसे कमजोर करने का प्रयास करो। रूस के तेल डिपो पर कहां पर हमला हुआ है? ये हमला बेलगोरोद ओब्लास्ट में हुआ है, ड्रोन से किया गया है और इसकी वजह से तेल डिपो को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। ये तेल डिपो की तस्वीरें हैं, ये तेल रिफाइनरी है, ये तेल डिपो है जिसमें ये आग लगी है। ये ड्रोन अटैक किया गया है और ड्रोन अटैक के माध्यम से इस जगह को दहला दिया गया है। इस जगह पर जो ये विस्फोट हुआ है इसकी जरा तस्वीरें देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ काले धुएं का गुबार और आग की लपटें ही नजर आएंगी और इसकी वजह से ये पूरा इलाका दहल चुका है, पूरा इलाका खत्म होने की कगार पर आ गया है। रूस की रिफाइनरी का, तेल डिपो का हाल ये हो गया है कि वहां से जो मालिक है उनके वो छोड़ करके आधे दामों में, औने पौने दामों में इस जगह को छोड़ करके जाना चाहते हैं ताकि किसी और जगह पर जाकर के बस जाए और सुरक्षित रह सके, क्योंकि ये जगह अब सुरक्षित नहीं रह गई है। ये वहां के लोग मानते हैं और ये आंकड़े भी बताते हैं कि रूस हो या फिर यूक्रेन हो, वहां के लोग अपने अपने देशों को छोड़ करके जा रहे हैं। शांति वो चाहते हैं, लेकिन रूस कहता है यूक्रेन पर हम पूरा कब्जा करेंगे। यूक्रेन कहता है हम 1 इंच जमीन भी अपनी छोड़ने वाले नहीं है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर वो है जिसके हमले रूस की तरफ से किए गए यूक्रेन पर और वहां की पूरी दशा को परिवर्तित कर दिया गया है। तो एक तस्वीर वो है जिसमें यूक्रेन ने निशाना साधा है रूस की तेल डिपो पर, ऑयल रिफाइनरीज पर, और वहां पर भी कुछ हालात ऐसे ही है जैसे यूक्रेन में नजर आते हैं। दोनों ही देश कुछ कम नहीं है, दोनों ही देश बराबर से उसी इंटेंसिटी के साथ हमले करते जा रहे हैं, विस्फोट करते जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने शुरुआत में फरवरी 2022 में किया था और अभी भी वही हो रहा है। अभी भी इस युद्ध को लेकर के शांति वार्ता की बात सिर्फ और सिर्फ निकल करके सामने आती है, लेकिन शांति वार्ता के कोई भी पॉइंट यहाँ पर लागू होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। रूस ने कसम खाई 1 जनवरी 2026 को कि हम पूरे तरीके से यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेंगे और यही हमारा नए साल का रेजोल्यूशन है। लेकिन ये अभी और कहां तक युद्ध लेकर के जाएगा, ये तस्वीर और कितनी ज्यादा आने वाली है, ये जरा रुक करके देखना होगा कि शांति व्यवस्था पर बात बनेगी या नहीं बनेगी। रूस और यूक्रेन जंग की अगर मैं बात करूं तो ये सर्दियां यूक्रेन के लोगों पर काफी ज्यादा भारी पड़ते जा रही है। माइनस में टेम्परेचर के बीच रूस के हमले से यूक्रेन के जो लोग हैं वो परेशान हैं और रूस ने बीते 2 दिन में यूक्रेन के कई शहरों को दहला करके रख दिया है। खास बात यह है कि इन हमलों से यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और अमेरिका तक को टेंशन हो गई है, लेकिन यूरोप और अमेरिका तक ये टेंशन पहुंची कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। रूस यूक्रेन जंग का विभत्स रूप। यूक्रेन के शहरों में विनाश। पेरिस में शांति समझौते पर मंथन। साल 2026 की शुरुआत ही विध्वंसक रही। अमेरिका ने न केवल वेनेजुएला पर हमला बोला, बल्कि अब लैटिन अमेरिका के कोलंबिया और क्यूबा जैसे देशों को भी धमकी दी जा रही है। माना जा रहा है कि अब अमेरिका की नीति का असर रूस और यूक्रेन जंग पर भी दिखने लगा है। साल 2025 में रूस के रिश्ते अमेरिका से बेहतर हुए। पुतिन और ट्रंप के रिश्तों में नरमी देखी गई और दूसरी ओर ट्रंप की यूरोप और यूक्रेन से दूरी दिखी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे साल 2026 की शुरुआत के साथ अमेरिका और रूस में तनाव बढ़ रहा है।
खबर है कि अमेरिका के विदेश विभाग की ओर से रूसी भाषा समेत दूसरी भाषाओं में एक संदेश जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि ट्रंप के साथ खेल मत खेलो। साफ है कि यह संदेश ट्रंप की ओर से पुतिन को चेतावनी थी। उधर पेरिस में भी यूरोप के बड़े नेताओं ने मंथन किया, फिर एक ड्राफ्ट तैयार किया, ज़ेलेंस्की का साथ देने का ऐलान किया, लेकिन रूस ने बारूद से जवाब दिया। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के कई शहरों पर बारूदी दस्तखत कर दी। इन हमलों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही एनर्जी ठिकानों और सेंट्रल हीटिंग प्लांट को निशाना बनाया गया। इन हमलों की तपिश यूरोप से अमेरिका तक महसूस की गई। रूस ने खार्किव को मिसाइलों से दहलाया। यहां 5 मिसाइलों से हमला किया गया। कुपियांस्क में एयर स्ट्राइक की गई। इन हमलों का निशाना रिहायशी इलाकों के साथ ही इंडस्ट्रियल और एनर्जी सेक्टर भी रहे। रूसी सेना ने स्लावियांस्क में थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया। इन हमलों में प्लांट में काम कर रहे 2 कर्मचारियों की जान चली गई। खार्किव की बित्सकी में भी रूस ने अटैक किया। यहां सेंट्रल हीटिंग प्लांट पर ड्रोन अटैक किया गया, जिससे शहर में गर्म पानी और भाप की सप्लाई प्रभावित हुई। शहर के एक बड़े इलाके की बिजली गुल हो गई। इससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। रूस ने सबसे बड़ा हमला निप्रो में किया, जिसकी धमक अमेरिका तक महसूस की गई। रूस ने ओलेना सनफ्लावर ऑयल प्लांट पर हमला किया। प्लांट पर रूसी सेना ने ड्रोन से अटैक किया। यह प्लांट अमेरिकी कंपनी से जुड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी है। इस प्लांट से अनाज और सनफ्लावर तेल के व्यापार से अमेरिकी कंपनी को फायदा होता है। रूसी सेना के हमलों का परिणाम यह हुआ कि करीब 300 टन तेल निप्रो की सड़कों पर फैल गया, जिससे सड़कों पर आना जाना भी मुश्किल हो गया। रूस ने कनाडा के 28 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
आपने ये तस्वीरें देख ली कि आखिरकार किस तरीके से दोनों ही देशों के बीच में ये जो युद्ध है वो अभी भी चल रहा है और अभी भी दहलाने की जो तैयारी है दोनों ही तरफ से की जा रही है। यानी आप ये साफ समझ जाइए कि ये युद्ध, शांति वार्ता की जो बात इस युद्ध में हो रही है वो बिल्कुल भी होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी भी ये युद्ध रुकते हुए नजर नहीं आ रहा है। और इस सब के बीच देखिए एक और खबर आ गई है कि रूस ने यूक्रेन पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया और कीव समेत कई शहरों पर मिसाइल से अटैक किया गया है। कीव समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया है। कौन कौन से वो शहर है जहां पर यह अटैक किया गया उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन यह अटैक कैसे हुआ है वो जानिए। बॉम्बर्स मिसाइल सिस्टम से यह हमला किया गया है। काला सागर में नेवी ने यह अटैक किया है। सोमी हो, कीव हो, खार्किव हो, डोनेट्स्क हो, हर जगह ये बर्बादी देखने को मिल रही है। और एक बार फिर से कीव समेत कई शहरों पर मिसाइल से अटैक किया गया, बॉम्बर्स मिसाइलों से यह अटैक किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये ड्रोन अटैक की तस्वीरें हैं। इसके अलावा मिसाइल का उपयोग भी इसमें किया जा रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। ये नई बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है मिसाइलों के माध्यम से ही लड़ा जा रहा है। ड्रोन को जरूर इस युद्ध में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन अभी भी जो ड्रोन अटैक है वो बार बार इन शहरों में जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं। और एक बार फिर से ये कीव में देखने को मिला है और कीव समेत कई जगहों पर इसी तरीके से अटैक किए गए हैं रूस की तरफ से और उन जगह को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब आलम यह हो गया है कि रिहायशी बिल्डिंगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे आम लोगों की जान जा रही है। पहले जो ये युद्ध था थोड़ा सीमित था, इसका दायरा ये था कि इस युद्ध के दौरान सिर्फ और सिर्फ खाली जगहों को निशाना बनाया जा रहा था, खाली बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन अब जानबूझ करके ऐसी जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर, ये देखिए रिहायशी बिल्डिंगों की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रिहायशी बिल्डिंग और यहीं पर ये जो विस्फोट है वो किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग खुद डरे, खुद अपनी सरकार पर दबाव बने कि या तो हमारे रूस के साथ आप मिला लीजिए, और अगर आप हमें रूस के साथ नहीं मिलाते हैं तो फिर ये युद्ध किसी भी तरीके से रुकवा दीजिए। और इसीलिए ये जो तमाम अटैक हैं बॉम्बर मिसाइलों से वो किए जा रहे हैं। एक तरफ रूस के यूक्रेन पर हमले चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और पेरिस में एक बार फिर से बैठक हुई है जिसमें युद्ध विराम के बाद के हालात को लेकर के तैयारियां की गई है और इसमें बाकायदा अमेरिका को भी शामिल किया गया है। और कुछ और बड़े फैसले लिए गए हैं कि अगर शांति हो भी जाती है तो ब्रिटेन और फ्रांस की जो सेना है वो यूक्रेन में ही रहेगी ताकि यूक्रेन को किसी भी तरीके से कमजोर ना होने दिया जाए। एक और रूस यूक्रेन को दहला रहा है। तो वहीं दूसरी ओर शांति स्थापित करने की कोशिशें जारी हैं। पेरिस में कोएलिशन ऑफ द विलिंग की सबसे बड़ी बैठक माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, ब्रिटेन के पीएम स्टारमर के साथ ही यूरोप और अमेरिका के कई बड़े नेता शामिल हुए। इनमें नेटो को सेक्रेटरी जनरल, फिनलैंड के राष्ट्रपति, बेल्जियम के पीएम और डेनमार्क की पीएम शामिल हुई। इनके अलावा डेनमार्क की प्रधानमंत्री के साथ ही नीदरलैंड और पोलैंड के प्रधानमंत्री, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में तय किया गया कि युद्ध विराम के बाद भी ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन में अपनी सेनाएं तैनात कर सकते हैं।
इस संबंध में दोनों देशों ने एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर दस्तखत भी किए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि युद्ध विराम के बाद ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन में सैन्य ठिकाने बनाएंगे। इन ठिकानों में हथियारों और सैन्य उपकरणों के लिए सुरक्षित सुविधाएं होंगी ताकि भविष्य में रूस की किसी भी आक्रामक कार्रवाई को रोका जा सके। यह समझौता ज़ेलेंस्की की सुरक्षा संबंधी आशंका को दूर करने की दिशा में अहम कदम हो सकता है। समझौते के तहत यूक्रेन में ब्रिटिश, फ्रांसीसी और दूसरे सहयोगी देशों की सेनाएं यूक्रेन की जमीन पर काम कर सकेंगी। इनका काम यूक्रेन की हवाई और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना और उसकी सेना को भविष्य के लिए मजबूत बनाना होगा। हालांकि स्टारमर ने साफ कर दिया कि यह शांति समझौता तभी संभव है जब पुतिन समझौते के लिए तैयार हो। बैठक में तय किया गया कि युद्ध विराम की निगरानी की जिम्मेदारी अमेरिका संभालेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि युद्ध विराम की निगरानी की जिम्मेदारी अमेरिका को सौंपी जाएगी, जिसमें यूरोपीय देशों की भी भागीदारी होगी। हालांकि यूक्रेन को अब यूरोप और अमेरिका पर भरोसा नहीं रह गया है। उसे यह एहसास होने लगा है कि आने वाले समय में उसे रूस से अकेले ही जंग लड़ना पड़ सकता है और इसलिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी। यूक्रेन ने घरेलू स्तर पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर दिया। इसके अलावा वो ड्रोन प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहा है। यूक्रेन अब अपने दम पर रूस को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने अपने सहयोगियों की मदद से खास प्लान तैयार किया है और इसके तहत ही रूस के सैन्य ठिकानों के साथ ही कारोबारी रीढ़ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस के अंदरूनी इलाकों को तहलाया। बताया जा रहा है कि पेंजा उस्मान और लेनिनग्राद यूक्रेन ने अटैक किया।
इसके अलावा यूक्रेन के ड्रोन अब रूस के तेल के ठिकानों और तेल टैंकरों पर भी अटैक कर रहे हैं ताकि रूस का तेल का कारोबार प्रभावित हो और इसका दर्द पुतिन भी महसूस कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और चलिए अब बात करते हैं अमेरिका के लैटिन अमेरिका के उन देशों की जहां पर अमेरिका एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के बाद अब लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। अमेरिका के निशाने पर क्यूबा और कोलंबिया जैसे देश आ गए हैं, लेकिन यहां अमेरिका की नजर आखिरकार क्यों है वो आपको मैं बता देती हूँ। बताया ये जा रहा है कि साल 2000 में लैटिन अमेरिका का एक बड़ा ट्रेड पार्टनर अगर कोई हुआ करता था तो वो यूएस यानी कि अमेरिका हुआ करता था। इसके बाद करीब 70% देशों का जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना वो चीन बना। उसके बाद आगे क्या हुआ? चीन अपने लिथियम का करीब 98% आयात करता है। ये सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आई। इसीलिए जो ये हित हैं, कारोबारी हित, वो ही टकरा रहे हैं और अमेरिका अपने आप को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की स्थिति में लाना चाहता है। बार बार दूसरे देशों पर हमला करके वहां की खनिज संपदा पर अपना अधिकार थोप करके। कॉपर का जो करीब 98% है वो चीन आयात करता है। अब ऐसे में तो कहीं ना कहीं अमेरिका के जो कारोबारी हित हैं वो टकराने लाजमी बात है। इसीलिए अमेरिका अन्य देशों की तरफ बढ़ गया है, वहां पर अटैक करते जा रहा है। 80 से 85% जो चांदी का इंपोर्ट है वो चीन करता है। चीन अगर बड़े भाई की भूमिका में आ जाए, बिग ब्रदर की भूमिका में आ जाए, तो ये अमेरिका कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि साउथ एशिया का एक देश यूएस से आगे निकल गया है। उसके बाद की स्थिति यही है कि वेनेजुएला पर अटैक कर दिया गया है, वहां की तेल संपदा को हथियाने के लिए। क्यूबा पर अटैक करने की तैयारी ये कर रहे हैं, इराक पर अटैक करने की तैयारी, ईरान पर अटैक करने की तैयारी ये कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं। आपने ग्रीनलैंड का नाम सुना हुआ होगा। ग्रीनलैंड पर भी ये तैयारी कर रहे हैं कि वहां की खनिज संपदा को अपने हाथ में ले सके और वहां पर भी इसी तरीके से अटैक करें। लैटिन अमेरिका में चीन ने एक बड़ा निवेश किया हुआ है। अमेरिका से ज्यादा निवेश जो है वो चीन करते रहा है और पहले से कर रहा है। ये कोई नई कारोबारी नीति नहीं है उसकी, और यही आंखों में अब चीन भी चुभते हुए नजर आ रहा है। चीन और वेनेजुएला के जो संबंध है वो काफी पुराने बताए जा रहे हैं। चीन वेनेजुएला से बहुत पहले से इंपोर्ट का जो उनका तेल था वो खरीदता था, व्यापार करता था। लेकिन इस सब के बीच चीन जाकर के जब वेनेजुएला के साथ खड़ा हो जाता है तो अमेरिका को कहीं ना कहीं एक धक्का भी लगता है कि एक तो व्यापार में मजबूत स्थिति रखता है चीन, उसके बाद वेनेजुएला के साथ खड़ा हुआ है, यानी उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब हालात ये हैं कि अमेरिका में ट्रंप से ही जो नाराजगी है वो उनके सांसदों की देखने को मिल रही है। उनके कांग्रेस में ही उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आपने जाना कि आखिरकार अभी तक ट्रेड को लेकर के जो ये स्थिति है वो बनी हुई है, और यही वजह है कि अमेरिका दूसरे देशों को निशाना बना रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला के बाद अब दूसरे देशों की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। जाहिर है कि अमेरिका की ये जो कार्रवाई है वो तीसरे विश्व युद्ध का आगाज कर सकती है, क्योंकि अमेरिका की नीतियों पर कई ताकतवर देशों को एतराज होना भी चाहिए कि आखिरकार आप किसी देश पर जाकर के उसकी संप्रभुता को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने पहले ही तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन इसके बाद क्या होगा देखिए। अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो कार्रवाई की उससे दुनिया में एक और विश्व युद्ध शुरू होने की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि ट्रंप का अभियान केवल वेनेजुएला तक ही थमता नहीं दिख रहा है। वेनेजुएला के बाद ट्रंप का अभियान कोलंबिया, क्यूबा, पनामा समेत लैटिन अमेरिका के दूसरे देश भी हो सकते हैं।
हालांकि ट्रंप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए पूरी तैयारी करते हैं। और ट्रंप को यह भी अंदाजा है कि उनके इन कदमों से विश्व युद्ध 3 का आगाज हो सकता है। ट्रंप ने अब इसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने लीडिंग हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन को मिसाइल प्रोडक्शन 3 गुना करने को कहा है। अमेरिकी सरकार ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी के साथ 7 साल का समझौता किया है। कंपनी को $9.8 बिलियन का ऑर्डर मिला है। इसके तहत कंपनी अब हर साल 2000 पैट्रियट मिसाइलों का उत्पादन करेगी। फिलहाल कंपनी का सालाना प्रोडक्शन 600 मिसाइलें हैं। दुनिया भर में से डिफेंस सिस्टम की मांग बढ़ती जा रही है। यूक्रेन में रूस के खिलाफ इन मिसाइलों के सफल उपयोग ने इनकी अहमियत साबित कर दी है। इसके साथ ही जापान, पोलैंड और कतर जैसे 16 अन्य देश भी इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं। साल 2025 में ही कंपनी ने 620 मिसाइलों की डिलीवरी की थी। इतने बड़े स्तर पर मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनी को अपने ढांचे में बड़ा बदलाव करना होगा। कंपनी को अपने पूरे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करना होगा। कंपनी ने पिछले 2 सालों में अपनी उत्पादन क्षमता को पहले ही करीब 60% बढ़ाया। कुछ दिन पहले ही पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि चीन ने 100 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 तैनात कर दी है। इन मिसाइलों की रेंज 11,000 किलोमीटर है और ये सॉलिड फ्यूल से चलती है। खबर है कि चीन ने मंगोलिया के पास 3 साइलो फील्ड्स में तैनात किए हैं। हालांकि रिपोर्ट में टारगेट का जिक्र नहीं किया गया है। खबरों के अनुसार चीन 350 नए मिसाइल साइलो और कई मोबाइल लॉन्चर बेस बना रहा है। बताया जा रहा है कि चीन की सेना के पास 700 से ज्यादा जमीन आधारित लॉन्चर्स हैं। इनमें से 450 से ज्यादा अमेरिका के किसी भी हिस्से पर हमला करने में सक्षम है। खबरों के मुताबिक चीन के पास साल 2024 तक 600 परमाणु वॉरहेड्स थे, जबकि 2030 तक इनकी तादाद 1000 से ज्यादा हो सकती है। हालांकि ड्रैगन की ओर से हर बार यही दावा किया जाता है कि वो किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। खबरों के अनुसार चीन अपने जमीन, हवा और पानी में न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म का विस्तार कर सकता है। अमेरिका की इस रिपोर्ट के सामने आने से यूरोप में भी हड़कंप है, क्योंकि इनकी रेंज में अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप आता है। खबरों के मुताबिक चीन में हथियारों के कारखाने 24 घंटे काम कर रहे हैं।
चीन की शिप बिल्डिंग क्षमता अमेरिका से करीब 230 गुना ज्यादा है। फिलहाल वो दुनिया के करीब 63% जहाजों का निर्माण कर रहा है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक बेड़ा है। हाल ही में चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान समंदर में उतारा। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाकू विमान तेजी से उड़ान भर सकते हैं। इसमें फ्लैट फ्लाइट डेक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम लगाया गया है। फुजियान पर हैवी फाइटर जेट, स्टेल्थ फाइटर और रडार वाले विमान भी आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। चीन में छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-36 पर काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही इसकी पहली तस्वीर सामने आई। इसे लड़ाकू विमान के साथ ही बॉम्बर की तर्ज पर डिजाइन किया गया, यानी इस फाइटर जेट से भारी और विशालकाय बमों को भी गिराया जा सकता है। चीन ने अपनी मिसाइल क्षमता को बढ़ाने की भी कोशिशें तेज कर दी है। खबरों के अनुसार चीन ने अपना मिसाइल उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया है। साल 2020 से ही चीन ने अपने मिसाइल उत्पादन केंद्रों को कई गुना तेजी से आगे बढ़ाया है। फिलहाल चीन ने एक बार फिर ताइवान को घेरने की कोशिशें शुरू कर दी है। वो दुनिया को ताइवान पर कब्जा करके अपनी ताकत का एहसास कराना चाह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब आपको एक और खबर बताते हैं कि ईरान से टेंशन के बीच में अमेरिका का एक्शन देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन में अमेरिकी बेस पर हलचल तेज हो गई है, जानकारी मिल रही है। रिफ्यूलिंग टैंकर्स, ट्रांसपोर्ट विमानों की आवाजाही को तेज कर दिया गया है, ये भी पता चल रहा है। क्या हुआ है, फिर से एक बार जान लीजिए। ईरान से टेंशन चल रही है, इन सब के बीच ब्रिटेन में अमेरिकी बेस पर हलचल देखने को मिल रही है और रिफ्यूलिंग टैंकर, ट्रांसपोर्ट विमानों की आवाजाही तेज हो गई है। अब क्या ये समझा जाए कि ईरान पर जो अगला हमला है वो किया जा सकता है, और यह हमला किसकी तरफ से किया जा सकता है? यह हमला अमेरिका की तरफ से किया जा सकता है। हाल फिलहाल में 2 दिन पहले आपने देखा कि वेनेजुएला में आखिरकार अमेरिका ने क्या किया, लेकिन इन सब के बीच ईरान के साथ भी उसकी तनातनी चल रही है। तनातनी के बीच में कुछ तस्वीरें सामने आती हैं ब्रिटिश एयरबेस से, जहां पर जो अमेरिकी जहाज है उनमें हलचल देखी जा रही है, वहां पर तैयारी देखी जा रही है। तो क्या ये समझा जाए कि अब ईरान में जाकर के ये एक बड़ा विस्फोट करने वाले हैं? ईरान के साथ पहले भी हमने तनातनी देखी, युद्ध देखा जून में 2025 में। अब एक बार फिर से ईरान में जब सब कुछ परिवर्तित होने के आसार नजर आ रहे हैं, हलचल तेज और ज्यादा होते जा रही है। वहां के जो नेता हैं आयतुल्लाह अली खामनेई, उनके बारे में यहां तक कहा जा रहा है कि वो अपना देश छोड़कर के भाग सकते हैं। एक तो उनके यहाँ पर गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, 35 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अभी भी प्रदर्शन जो है वो रुक नहीं रहे हैं। अमेरिका ने उसके बीच में अड़ंगा लगाया और ये कहा कि अगर लोगों पर गोलियां चलाई गई तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो हलचल है वो ब्रिटिश एयरबेस पर देखने को मिल रही है। अब इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो अमेरिका का क्या अगला निशाना होगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से पहले से अपने निशाने सेट कर दिए गए हैं। ग्रीनलैंड उसमें है, ईरान उसमें है, क्यूबा उसमें है, कोलंबिया उसमें है। अब ऐसे में ये तैयारी ईरान को लेकर के देखने को मिल रही है, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे आने वाले वक्त में ईरान के ऊपर एक भयंकर बमबारी होने वाली है जो कि अमेरिका की तरफ से की जाएगी। तो ये हालात यहाँ पर जो हैं उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार अब आगे आने वाली स्थिति क्या होगी, कैसी होगी, और फिर ईरान की जो हालत है, जो सूरत है, वो कैसे बदल जाएगी। तो समझे आप कि क्या होने वाला है कि ईरान किस तरीके से वहां पर अपने यहाँ सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो वहां पर सब कुछ दहलाने की साजिश रच रहा है। अमेरिका की धमकी के बाद दुनिया के कई ऐसे नेता हैं जो टेंशन में हैं, उनकी सुरक्षा भी बढ़ गई है। खबर यह भी है कि कुछ नेताओं के लिए प्लान बी भी तैयार कर लिया गया है। अब कौन से नेता हैं जिनके लिए प्लान बी तैयार किया गया और कौन से वो नेता हैं जो अपना देश छोड़ करके भागना चाह रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
वेनेजुएला में अमेरिका ने जो कार्रवाई की, जिस तरह से एक देश से वहां के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया गया, ऐसी मिसाल इतिहास में शायद ही मिलती है। एक और अमेरिकी सेना की कार्रवाई की तस्वीरें और दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी दुनिया के कई नेताओं को तनाव में डालने के लिए पर्याप्त है। उन्हें यह लगने लगा है कि अमेरिका ऐसी कार्रवाई उनके देश में भी कर सकता है। तस्वीरों के साथ ही ट्रंप की धमकी दुनिया के कई देशों के नेताओं को तनाव में डाल रही है। खबर है अमेरिकी सेना के एक्शन से कई बड़े नेता टेंशन में हैं। इनमें से कुछ तो अंडरग्राउंड तक हो गए, जबकि कुछ ने अपने गार्ड्स की संख्या बढ़ा ली है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की धमकी के बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि वो अमेरिका के खिलाफ सीधी वॉर की जगह गुरिल्ला वॉर लड़ेंगे और अब वो मातृभूमि की रक्षा के लिए हथियार उठाने को भी तैयार है। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। खबर है कि अमेरिका से बचने के लिए आयतुल्लाह अली खामनेई रूस में शरण ले सकते हैं। अब आइए आपको उन बड़े नेताओं के बारे में बताते हैं जिन्हें अमेरिका एक्शन का खौफ है। हिब्बुल्लाह अखुंदजादा। बताया जा रहा है कि तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा अमेरिका के रडार पर है। उन्हें अमेरिका ने आतंकी घोषित किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर दबाव बना रहा है, जबकि तालिबान किसी भी कीमत पर उसे देने को तैयार नहीं है। खबरों के मुताबिक मादुरो की गिरफ्तारी के बाद तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बुल्लाह अखुंदजादा अंडरग्राउंड हो गए। तालिबान ने अमेरिकी ड्रोन के जरिए अफगानिस्तान में रेकी किए जाने का भी आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि अखुंदजादा कंधार में रहता है और उनकी सुरक्षा तालिबान सीक्रेट फोर्स के लड़ाकों के हाथों में है। दूसरा नाम क्लाउदिया शिनबाम पार्दो का है। अमेरिका के निशाने पर मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउदिया शिनबाम पार्दो भी है। अमेरिका पहले ही मैक्सिको पर ड्रग्स कार्टेल चलाने का आरोप लगा चुका है और अमेरिका की चेतावनी के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति की निजी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनकी निजी सुरक्षा में 10 महिला जवानों की एक खास टीम लगी है, जबकि दूसरी लेयर की सुरक्षा में 10 कमांडो स्तर के जवान लगाए गए हैं। तीसरा नाम गुस्तावो पेट्रो। अमेरिका सीधे तौर पर कोलंबिया को धमकी दे चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर भी खतरा मंडरा रहा है। पेट्रो का कहना है कि वो अमेरिका से गोरिल्ला तरीके से युद्ध लड़ेंगे। ट्रंप की चेतावनी को देखते हुए पेट्रो की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनकी सुरक्षा में कमांडो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कोलंबिया ने अमेरिका को रोकने के लिए वेनेजुएला सीमा पर रडार सिस्टम एक्टिव किया है। मादुरो के अपहरण के बाद क्यूबा के राष्ट्रपति भी टेंशन में है। क्यूबा के राष्ट्रपति दियाज कैनल की सुरक्षा एक खास टीम कर रही है। उनके साथ पहले स्तर में हमेशा 8 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। मादुरो की सुरक्षा में भी क्यूबा के 32 जवान तैनात हैं, जो अमेरिकी ऑपरेशन में मारे गए।
ईरान को टेंशन है कि अमेरिका की सेनाएं ईरान में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती हैं। यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की सुरक्षा बढ़ा दी गई। खामनेई की सुरक्षा एक खास यूनिट करती है। इस यूनिट का नाम वली अम्र फोर्स है। ये IRGC की सबसे खास और रहस्यमय यूनिट है। इसकी स्थापना साल 1980 के दशक के मध्य में हुई थी और आज उसमें करीब 12,000 ट्रेन जवान शामिल हैं। जाहिर है कि अमेरिका की धमकी ने कई नेताओं की टेंशन बढ़ा दी। उनकी रातों की नींद उड़ गई है कि न जाने कब और कहां से अमेरिकी कमांडो आए और उन्हें साथ ले जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ईरान में क्यों तनाव है ये आपने देख लिया, और जैसे जैसे ईरान के विद्रोह में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे ये आशंका कहलाती जा रही है कि कहीं अमेरिका भी इस संकट में सीधा दखल ना दे दे। यानी सवाल ये है कि ईरान के अंदरूनी विद्रोह का अगला पड़ाव क्या बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय टकराव या फिर कुछ और। ईरान में भूखी जनता का विद्रोह और हिंसक हुआ विद्रोह। ट्रंप ने दी मिसाइल धमकी। क्या अमेरिका करेगा हस्तक्षेप? ईरान में आर्थिक संकट से जूझती जनता का विद्रोह शांत होने का नाम नहीं ले रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में विद्रोह प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या कम से कम 35 लोगों तक पहुंच गई है और प्रदर्शन रुकने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। यह आंकड़ा अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी से आया, जिसमें कहा गया है कि एक हफ्ते से अधिक समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन में 1200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। जैसे जैसे ईरान के इस विद्रोह में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, इस बात की आशंका भी बढ़ रही है कि कहीं यहाँ भी अमेरिका हस्तक्षेप न कर दे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर तेहरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिंसक रूप से मारता है तो अमेरिका उनके बचाव में आएगा। ट्रंप ने ईरान को साफ साफ सैन्य हमले की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के मिसाइल लॉक एंड लोडेड है। जब से अमेरिकी सेना ने ईरान के लंबे समय से सहयोगी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए सैन्य ऑपरेशन किया, ट्रंप की ईरान को दी गई धमकी का वजन और बढ़ गया। विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ।